बीएससी पार्ट फर्स्ट मैकेनिक्स यूनिट 4 यूनिट 4 ठीक है। यूनिट 4 में हमने कल से क्या स्टार्ट किया, ड्राइवर हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है, या फिर प्रणोदित आवर्ती दोलक उसको कह सकते हो, या फिर आप उसको कह सकते हो चालित आवर्ती दोलन। क्लियर है। कल हमने क्या किया था, उसकी हमने अवकल समीकरण डिराइव की थी, समझ में आ गया होगा आई होप आप सबको। प्रणोदित बल क्या होता है वो समझ में आ गया होगा, प्रणोदित दोलन क्या होते हैं वो समझ में आ गया होगा, क्यों लगाया जाता है। यहाँ पर हमने जो एक बार ध्यान रखना है, यहाँ जो हमने पूरी जो इक्वेशन डिराइव की थी वो इक्वेशन थी कि कंप्लीट उस पर कितने फोर्स टोटल लग रहे हैं, ओनली प्रणोदित बल के कारण नहीं थी। वहाँ हमने ये कहा था कि अगर हम चाहते हैं कि कोई ऑसिलेशन उसके एम्पलीट्यूड में कमी नहीं आए तो उसके लिए हम एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई करते हैं, जिसको हम प्रणोदित बल कहते हैं। और उसके अंतर्गत जो उस पर बाह्य आयाम जो होते हैं, बाह्य आयाम हम उस पर ऐड करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हमारे प्रणोदित दोलन के अंतर्गत आते हैं वो। क्लियर है। तो उसके कारण हमने उस पर टोटल फोर्स देखा था एफ, जो कि किसके इक्वल था, कि हमने बताया उस पर एफ रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा प्रत्यानयन पर, प्लस एफ डैम्पिंग फोर्स लगेगा एफ टी, और प्लस एफ ए कर दिया था अप्लाइड फोर्स। तो तीनों के कारण हमने जो टोटल इक्वेशन निकाली थी या इसका जो सॉल्यूशन दिया वो किसके कारण था, टोटल फोर्स के कारण, नॉट ओनली ड्यू टू एफ अप्लाइड के कारण, ठीक है, केवल लगाए गए जो बाय बल है उसके कारण फोर्स हमारा नहीं था। क्लियर है। तो यहाँ से हमें फाइनली इक्वेशन मिली थी, हमने सॉल्यूशन लिया था, हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसका सॉल्यूशन हमने क्या लिया था, x इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। क्लियर है। ये वैल्यू मिल गई थी, जहाँ हमें टेन फाइव, इसके लिए फाइव के लिए हमें टेन फाइव क्या मिल गया था, टेन फाइव हमें मिला था 2r ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये है, यही वैल्यू हमें मिल गई थी किसकी, टेन थीटा की, टेन फाइव की वैल्यू हमें मिल गई थी। ये इसका स्क्वायर नहीं था यहाँ पे शायद, है ना, ये स्क्वायर नहीं, ओनली ये वैल्यू। क्लियर है। यहाँ से हमें ये टेन फाइव मिला था, जहाँ से हमने फाइव इक्वल टू क्या निकाला था, टेन इनवर्स, लिखना नहीं है कल का ही है ये सर, 2r ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है। एक वैल्यू तो हमें मिल गई थी ये फाइव की, फाइव यहाँ पर क्या था, फाइव था हमारा कला कोण, फेज एंगल बता रहा है, ठीक है, कला कोण, फेज एंगल। सेकेंड थिंग हमें यहाँ पे किसकी जरूरत थी, एक्स नोट की। एक्स नोट हमारा क्या था, इसको हम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं कि अधिकतम विस्थापन हमारे पास इतना आया है, या फिर आप इसको बोल सकते हो कि हमारे पास अधिकतम आयाम की वैल्यू भी है, क्योंकि अधिकतम विस्थापन ही आयाम के इक्वल होता है एक तरीके से। आयाम क्या होता है कि मैक्सिमम हमारे पास पीक कहाँ से आ रही है, और वो जो मैक्सिमम पीक होती है वही उसका डिस्प्लेसमेंट भी होता है, कि भाई पेंडुलम या जो भी हमारा ऑसिलेटर है वो डिस्प्लेसमेंट भी उतना ही कर पाएगा। क्लियर है। तो हमें इसके लिए एक्स नॉट बराबर क्या मिला था, एक्स नॉट इक्वल टू हमारे पास आया था एफ नॉट अपॉन 4r ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसकी होल पावर 1/2। क्लियर है। एक्स नॉट की वैल्यू हमें यही से मिली थी, फोर, ये सॉरी आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर का, ठीक है, 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर पावर 1/2। क्लियर है। तो ये वैल्यूज आपको डायरेक्टली भी याद होनी चाहिए। ये हमारे पास क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, अधिकतम विस्थापन। क्लियर है। फाइव की वैल्यू है, एक्स नॉट की वैल्यू है, तो हमारे पास ये कंप्लीट सॉल्यूशन हमें क्या मिल गया था, एक्स इक्वल टू एक्स नॉट की वैल्यू हम डालें तो एफ नॉट अपॉन 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर पावर 1/2। ये क्या आ गया हमारे पास, एक्स नॉट इंटू साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, फाइव की वैल्यू क्या आ गई, टेन इनवर्स 2r ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है। तो ये हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया एक्स का। एक्स यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, एक्स रिप्रेजेंट कर रहा था
पे डिस्प्लेसमेंट हुआ x इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ से हमें क्या पता चला, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है वो टाइम पर डिपेंडेंट नहीं है। आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास x0 की जो वैल्यू आई है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की, एक तो टाइम पर डिपेंडेंट नहीं होगा, ओनली किस पर डिपेंडेंट होगा, फ्रीक्वेंसी ओमेगा पर। ओमेगा नॉट यहाँ पर क्या होती है, मूल फ्रीक्वेंसी होती है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और जबकि ओमेगा क्या होती है हमारे पास, इसकी जो कोणीय फ्रीक्वेंसी है ये हमने बात की ओनली जो कल हमने मेन वैल्यूज़ निकाली थी। ठीक है, आप लोग चाहो तो आप लोग भी एक लाइन में सारा का सारा कंक्लूजन लिख सकते हो अगर चाहो तो, और नहीं भी लिखना तो भी एटलीस्ट जहाँ जहाँ ये वैल्यूज जहाँ जहाँ आपने लिख रखी है उन सबको आप इम्पोर्टेंट टिक कर सकते हो। ठीक है, अब आज हम पढ़ते हैं इसके कुछ केस। यहाँ पर हम दो बेसिस पे पढ़ेंगे। दो बेसिस पे पढ़ने का मतलब हम यहाँ पे रिलेशन देखना चाहते हैं। तो पहला रिलेशन हम देखते हैं कि जो भी हमारा प्रणोदित दोलक का जो आयाम आया है x0, उसकी प्रणोदित बल की आवृत्ति पर क्या डिपेंडेंसी होती है। प्रणोदित बल की आवृत्ति मतलब ओमेगा की। तो हम ओमेगा और ओमेगा नॉट में दो तीन अलग अलग केस देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले हेडिंग डालो, देखो प्रणोदित दोलक के आयाम की, प्रणोदित दोलक के आयाम की प्रणोदित बल की आवृत्ति पर निर्भरता। प्रणोदित दोलक के आयाम की प्रणोदित बल की आवृत्ति पर निर्भरता। ठीक है, मतलब कि दोलक का आयाम, एक तो आप बल लगा रहे हो यहाँ पे ओमेगा, ओमेगा फ्रिक्वेंसी किसकी वजह से होती है, आप यहाँ पर जो अप्लाइड फोर्स एक्सटर्नल लगा रहे हो उसकी वजह से तो हमारा एम्पलीट्यूड रहेगा। ठीक है, तो दोलक का एम्पलीट्यूड मतलब ये हमारा x0 है, दोलक का एम्पलीट्यूड, दोलक का आयाम। ठीक है, और किसके कारण है, ये बल के कारण जो फ्रिक्वेंसी यहाँ पर आ रही है, दोलक को जो फ्रिक्वेंसी मिल रही है, तो उस फ्रिक्वेंसी पर डिपेंडेंसी ये हमें देखना है। ठीक है, हेडिंग डाल दी, जो भी हेडिंग है वो। ठीक है, अब इसमें हमें दो तीन केस देखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं केस फर्स्ट। केस फर्स्ट हमारा कौन सा देखते हैं, सबसे पहले हम ये मानेंगे अगर ओमेगा वेरी वेरी लेस देन है ओमेगा नॉट, तो इसको हम बोलते हैं न्यून चालित आवृत्ति। क्या बोलोगे, न्यून चालित आवृत्ति, केस फर्स्ट। अर्थात जब ओमेगा वेरी 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 लेस देन हो ओमेगा नॉट से, तो अब देखो सबसे पहले हम यहाँ किसका देख रहे हैं, किन दोनों में देख रहे हैं, एक तो हम देख रहे हैं रिलेशन इसमें x0 में, और इसका ओमेगा के साथ में क्या रिलेशन है। हमने आपने हेडिंग क्या दी है कि प्रणोदित दोलक के आयाम की, प्रणोदित दोलक के विस्थापन की, जो भी इसका विस्थापन है आयाम इसको हम बोलते हैं, और इसकी दोलक के बल की आवृत्ति, प्रणोदित बल की आवृत्ति पर निर्भरता। तो इन दोनों में हमें रिलेशन देखना है। तो हमारे सारा कंपेयर इन सारे फॉर्मूलों में नहीं, ओनली इसके लिए हमें कंपेयर करके देखना है। क्लियर है, अभी हम रिलेशन इसके लिए निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर देखो हम ये कह रहे हैं कि ओमेगा वेरी 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 लेस देन हो जाए ओमेगा नॉट से, ओमेगा की वैल्यू बहुत कम हो जाए। तो सिंपल सी बात है, ओमेगा यहाँ पे बहुत कम होगा, इसका मतलब ये वैल्यू कैसी होगी, नेग्लिजिबल सी हो जाएगी। मतलब जैसे ओमेगा की वैल्यू बहुत कम होने का मतलब ये है, ओमेगा आप मान लो 0.00 कुछ होगा, तो ऑब्वियसली सी बात है उसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू भी 0.00 कुछ हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। तो इसको हमने मान लिया नेग्लिजिबल। प्लस दूसरी चीज़ यहाँ अगर हम देखें तो ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, अब यहाँ भी ओमेगा कैसा है, बहुत ज़्यादा नेग्लिजिबल है। नेग्लिजिबल होने के कारण ओमेगा नॉट इससे ओमेगा से बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू में से बहुत ज़्यादा छोटी सी वैल्यू माइनस कर दे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर कैसा हो जाएगा, बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ से बच क्या जाएगा, x0 इक्वल टू बच जाएगा f0 अपॉन, ये वैल्यू नेग्लिजिबल मान ली हमने, और ये हमारे पास क्या बच जाएगा ओमेगा नॉट स्क्वायर, क्योंकि ये नेग्लिजिबल है इसके कंपेयर में बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए इसका स्क्वायर पावर 1/2। ठीक है, मतलब हमारे पास वैल्यू क्या बच गई, f0 अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर, f0 अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर, ये हमारे पास आ रहा है विस्थापन का मान। क्लियर है, समझ में आ गया। इस
भी जो भी केस देखने होते हैं वो आपको यहाँ कंपेयर करना होता है, कंपेयर इस तरीके से ही करना होता है। क्लियर है? इसलिए करना लिखा करो कि आप ये देखो कि वैल्यू जब बहुत ज़्यादा छोटी लेने का मतलब, यहाँ पे छोटी से मतलब आप लोगों को पता है फ्रिक्वेंसी की वैल्यू ऐसे भी कभी बहुत ज़्यादा में ऐसी नहीं होती। हर्ट्ज वगैरह में हम वैल्यू लेते हैं, ठीक है ना, तो उसमें भी हम बता रहे हैं उसको भी बहुत छोटा है, इसका मतलब मान बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है। जब 0.00 में कुछ वैल्यू हो, ठीक है, हम उसको एग्जैक्टली जीरो नहीं कह सकते, लेकिन अगर हम राउंड फिगर में बात करते हैं तो 0.00000 करके फिर कुछ हर्ट्ज आपको फ्रिक्वेंसी दे रखी है, तो सिंपल सी बात है आप उसको जीरो ही कंसिडर करोगे, ठीक है, इसलिए ये टोटल वैल्यू जीरो हो जाएगी। 4r² बोलोगे मैम 4r² भी तो है, लेकिन ऑब्वियसली वो जब जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो वो वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। यहाँ पर भी ये वैल्यू कैसी, बिल्कुल नेग्लिजिबल। इस तरीके से ही हम तीन केस यहाँ पढ़ेंगे, दोनों तीनों में ही आपको इस तरीके से कंपेयर करना है, हमें देखना है x नॉट की ओमेगा पर क्या डिपेंडेंसी होती है। क्लियर है? तो हमें वैल्यू आ गई है। अब हम क्या करें, अगर m से इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, मतलब हम ये लिख दें x नॉट इक्वल टू m इंटू एफ नॉट अपॉन m इंटू ओमेगा नॉट स्क्वायर। क्लियर है? तो ये वैल्यूज हमें क्या मिल जाएगी, तो आपको ध्यान होगा स्टार्टिंग में हमारे पास एफ नॉट अपॉन एम था, इसको हमने किसके इक्वल माना था, एफ नॉट के इक्वल माना था स्टार्टिंग में जब हमने डिफरेंशियल इक्वेशन कल डिराइव की थी, एफ नॉट अपॉन एम को इक्वल माना था, और अंडर रूट के बाय एम किसके इक्वल होता है, ओमेगा नॉट के इक्वल मान सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर ले तो वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ओनली के बाय एम के इक्वल आ जाएगा, ठीक है, मतलब एम ओमेगा स्क्वायर एम इंटू ओमेगा नॉट स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, के के बराबर। पहली चीज तो ये के के बराबर, और दूसरा एफ नॉट बराबर ये दे रखा है, इसका मतलब एम इंटू एफ नॉट किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल एफ नॉट के बराबर हो जाएगा। दोनों वैल्यूज हम यहाँ डाल दें तो इम्प्लाइज हमें एक्स नॉट इक्वल टू क्या मिल जाएगा, एफ नॉट अपॉन के। क्लियर है? ये वैल्यूज ब्रैकेट में आप लिख सकते हो, ये जो हमने मानी हुई है, क्योंकि यही मान रखी थी हमने, यहाँ से हमें एफ नोट की वैल्यू मिल जाएगी, एम इंटू एफ नोट कैपिटल एफ नोट के इक्वल हो जाएगा, और के बाय एम ओमेगा नॉट स्क्वायर होता है, तो एम इंटू ओमेगा नॉट स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, के। अब यहाँ पर एफ नोट और के क्या है, ये आपको पता है कि अपने पास कहाँ पे आती है वैल्यू, अवमंदन बल की जब हम बात करते हैं, या सॉरी उसकी प्रत्यानयन बल की बात करते हैं, तब हमारे पास वैल्यू आती है एफ इक्वल टू के एक्स। तो वहाँ पे के क्या होता है, वहाँ पे प्रत्यानयन बल का गुणांक होता है, ठीक है, कोई कांस्टेंट वैल्यू होती है। ऐसे ही एफ नॉट हमने क्या लिखी, यहाँ पर जो हमने प्रणोदित बल लिया था उसका एम्पलीट्यूड लिया था, ठीक है, तो ये लिख लो और उसके बाद लाइन लिखो, देखो अर्थात इस स्थिति में दोलक का आयाम आरोपित बल का आयाम कैपिटल एफ नॉट, आरोपित बल के आयाम कैपिटल एफ नॉट। कैपिटल एफ नॉट क्या है, जो आपने बल इस पे लगाया था, और एफ नॉट कौन से बल में आया था, अप्लाइड फोर्स, जो यहाँ हमने एक्सटर्नल प्रणोदित बल लगाया था उसका एम्पलीट्यूड, बल का एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो बल के आयाम ब्रैकेट में लिख लेना कैपिटल एफ नॉट, तथा बल नियतांक कैपिटल के ब्रैकेट में लिख लेना, के पर निर्भर करता है तथा अवमंदन बल एवं दोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। अवमंदन बल एवं दोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, दोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। क्लियर है? तो यहाँ पे ना तो आपके पास कहीं मास दिख रहा है क्या, दोलक का द्रव्यमान पर निर्भर नहीं कर रहा, और दूसरा हमने क्या बोला, दोलक के आयाम पर या द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। ये हमारा है केस फर्स्ट, समझ में आ गया। अब ऐसे ही देखो केस सेकेंड, और ये सारी कंडीशंस ऐसे नहीं होती, इस पे न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं कई बार, इसलिए हम यहाँ पे इनको पढ़ रहे हैं। और न्यूमेरिकल्स में आपको तब वहाँ पे आपको खुद को दिमाग लगाना पड़ता है, उसमें आपको बस एक लाइन दे देगा कि न्यून चालित आवृत्ति इसकी इतनी है, तो आपको खुद को समझना पड़ेगा न्यून चालित आवृत्ति कौन सी होती है, ओमेगा इज वेरी वेरी लेस देन ओमेगा नॉट। तो आपको अपने पास अपने आप ही आपको इस फॉर्मूले में से ये फॉर्मूला डिराइव कर करके और तब सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे वहाँ पर यूज आती है ये चीज़ें। अब भले ही आप इसको याद मत करो, आप याद केवल इसको कर लो, कोई बात नहीं, इन छोटे छोटे फॉर्मूलों को याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन ये है आपको इनको सॉल्व करना आना चाहिए।
आपको किसी क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है न्यून चालित आवृत्ति की, अति चालित आवृत्ति की, तो आप ये समझ सको कि इसमें से हमें फिर उसका फॉर्मूला पर्टिकुलर कैसे निकालना है। तो आप इस फॉर्मूले में से फॉर्मूला निकाल करके ये और उसके बाद उसमें वैल्यू पुट कर सको। सेकेंड, क्रांतिक चालित आवृत्ति, अर्थात ओमेगा ऑलमोस्ट इक्वल हो जाए ओमेगा नॉट के। ऑलमोस्ट इक्वल है, एग्जैक्टली इक्वल नहीं होता, अप्रोक्सीमेट हो जाए ओमेगा नॉट के। यहाँ पे एग्जैक्टली इक्वल भी मान सकते हैं हम इसको, ओमेगा इक्वल टू, क्योंकि हमारी रेजोनेंस कंडीशन है ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट। तो देखो यहाँ पर अब सेम इसमें ये कंडीशन लगाओ, एक्स नॉट इक्वल टू क्या मिल जाएगा, एफ नॉट अपॉन, अब यहाँ पर देखो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट होगा एग्जैक्टली, तो ये माइनस होते ये वैल्यू तो हो जाएगी जीरो, मतलब ये पूरी खत्म हो गई, ओनली हमारे पास ये वैल्यू बचेगी। अब यहाँ हम इस वैल्यू को कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि ओमेगा हमें किसी छोटा बड़ा नहीं दे रखा, दोनों वैल्यू इक्वल है, तो ये वैल्यू माइनस होकर हो जाएगी जीरो, ओनली ये बच जाएगा हमारे पास 4r² ओमेगा स्क्वायर की पावर 1/2, 1/2 मतलब एक्स नॉट इक्वल टू क्या मिल जाएगा, एफ नॉट अपॉन 2r ओमेगा, एफ नॉट अपॉन 2r ओमेगा। क्लियर है। यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, एक्स नॉट है इसको हम m से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, m एफ नॉट अपॉन 2r m ओमेगा। तो देखो m एफ नॉट किसके बराबर मिल जाएगा आपको, यहाँ पे हम देख सकते हैं, ब्रैकेट में देख लो, क्योंकि कैपिटल एफ नॉट अपॉन एम, वही वाली सेम कंडीशन किसके इक्वल ली थी, एफ नॉट के इक्वल, इसका मतलब एफ नॉट बराबर हो जाएगा एम इंटू एफ नॉट के, ये मिल जाएगी हमें पहली चीज़। दूसरी चीज़ नीचे देखो, हमने वहाँ पर किसको लिया था, 2r को इक्वल हमने क्या लिया था, 1/τ के इक्वल लिया था। क्लियर है। और 1/τ किसके इक्वल था, लैम्डा अपॉन एम के इक्वल था। ठीक है, तो यहाँ से हम हमारे पास क्या आ रहा है, 2rm, तो यहाँ से देखो 2r इंटू एम किसके बराबर हो जाएगा, लैम्डा के बराबर, लैम्डा इक्वल टू 2rm। क्लियर है, दोनों वैल्यूज यहाँ पुट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास एफ नॉट अपॉन, ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, लैम्डा के इक्वल टू rm, तो लैम्डा इंटू ओमेगा, एक्स नॉट इक्वल टू क्या बन गया, एफ नॉट अपॉन लैम्डा इंटू ओमेगा। क्लियर है। तो यहाँ पे एफ नॉट के रेस्पेक्ट में ओमेगा को भी आप ओमेगा नॉट ले सकते हो, एक्स नॉट इक्वल टू, इसको हम ये भी लिख सकते हैं एफ नॉट अपॉन लैम्डा इंटू ओमेगा नॉट। ये हमारे पास आता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का मान। और ये कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये वाली जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है क्या कहलाती है, अनुनाद आवृत्ति भी कहलाती है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। क्यों, क्योंकि इस टाइम पर ओमेगा जो होता है अपनी मूल आवृत्ति ओमेगा नॉट की इक्वल हो जाती है। तो पहले नोट कर लो और उसके बाद इसमें लिखो सेकेंड केस बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे इंपॉर्टेंट लगा लेना, इसमें से कई बार एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, क्योंकि ये अनुनाद आवृत्ति वाली कंडीशन आ जाती है यहाँ पे, तो जो थोड़ी स्पेशल कंडीशन है इसलिए अपना इम्पोर्टेंट लगाना है इस पे। देखो यह स्थिति अनुनाद की स्थिति भी कहलाती है, यह स्थिति अनुनाद की स्थिति भी कहलाती है, क्योंकि इस स्थिति में प्रणोदित बल की आवृत्ति ओमेगा,
आवृत्ति ओमेगा नॉट के समान होती है। दोलक की मूल आवृत्ति ओमेगा नॉट के समान होती है। ठीक है, अब यहाँ पर जो अपने पास ये जो एक्स नॉट आया है, एक्स नॉट अपने पास किस पे आया है, व्हेन ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट है। क्लियर है, इस एक्स नॉट को हम क्या बोल सकते हैं, ये एक्स नॉट हमारे पास आया है जब ओमेगा इक्वल टू है ओमेगा नॉट के। ठीक है, तो ये जो विस्थापन होता है, ये विस्थापन क्या कहलाता है, विस्थापन आयाम कहलाता है, विस्थापन आयाम। ठीक है, तो इसमें लिखो, नेक्स्ट लाइन से लिखो, यह विस्थापन आयाम का अधिकतम मान है। यह विस्थापन आयाम का अधिकतम मान है जो अवमंदन गुणांक के व्युत्क्रमानुपाती है। अवमंदन गुणांक के व्युत्क्रमानुपाती है। आप लोग को ध्यान हो तो यहाँ पर अपने पास इससे फर्स्ट वाला अपने फर्स्ट केस निकाला, तो वहाँ पर एक्स नॉट बराबर अपने पास क्या आया, कैपिटल एफ नॉट अपॉन के आया। के बल नियतांक था, कौन सा बल नियतांक था, प्रत्यानयन बल नियतांक था। ठीक है ना, एफ इक्वल टू अपन क्या लिखते हैं, माइनस के एक्स लिखते हैं, वो वाला था। अब यहाँ पर अपने पास देखो, यहाँ पे क्या आ रहा है, लैम्डा, लैम्डा ओमेगा नॉट। लैम्डा कौन सा बल नियतांक होता है, अवमंदन बल नियतांक होता है। हमने उसी में लिया था, एफ नॉट हमने लिया था, अवमंदन बल में लिया था ना हमने, ये प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, माइनस बी इंटू वी के इक्वल होता है, इक्वल टू होता है। और फिर हमने इसको अपॉन में लिया था, तो कांस्टेंट किसके बराबर ले लिया था, लैम्डा के बराबर। क्लियर है, तो यहाँ पर अब आपके पास क्या, फर्स्ट केस में हमने लास्ट में लिखा भी, यहाँ पर हमारा जो विस्थापन है वो द्रव्यमान पर और अवमंदन बल पर डिपेंड नहीं कर रहा। लेकिन ये जो केस 2 है, यहाँ पर हमारे पास जो फाइनल आयाम आया है, अधिकतम विस्थापन आयाम किस पर डिपेंड कर रहा है, अवमंदन बल पे। और कैसे डिपेंड कर रहे हैं कि इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ आप लोग लिख लेना, एम्प्लाइज एक्स नॉट प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन लैम्डा के। एक्स नॉट इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्डा। ठीक है, लैम्डा यहाँ पर ध्यान रखना क्या है, अवमंदन बल नियतांक। तो लिखो अधिकतम विस्थापन आयाम का, यह विस्थापन आयाम का अधिकतम मान है जो अवमंदन गुणांक के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेना, एक्स नॉट प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन लैम्डा के, एक्स नॉट प्रोपोर्शनल 1 अपॉन लैम्डा, ब्रैकेट बंद। लिखो अर्थात अवमंदन कम होने पर दोलक का, अर्थात अवमंदन कम होने पर दोलक का विस्थापन आयाम का मान बढ़ जाता है। अवमंदन कम होने पर दोलक का विस्थापन आयाम का मान बढ़ जाता है तथा अवमंदन अधिक होने पर दोलक का, अवमंदन अधिक होने पर दोलक का विस्थापन आयाम का मान घट जाता है। क्लियर है, लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लैम्डा बढ़ेगा इसका मतलब अवमंदन बल बढ़ेगा, अवमंदन बल बढ़ेगा तो सिंपल सा एक्स नॉट की वैल्यू कम हो जाएगी, विस्थापन कम हो जाएगा। ठीक है, और जब लैम्डा की वैल्यू कम होगी इसका मतलब एक्स नॉट अपने पास बढ़ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, अवमंदन बल का काम ही क्या था, अवमंदन बल का काम यही तो था कि वो गति को रोक रहा था, जो भी हमारा कण है उसके वेग को कम करने की कोशिश करता था। ऑब्वियसली सी बात है, वेग कम करेगा वो जो दोलन है, वो दोलक है वो क्या करेगा, कम दूरी तो चल पाएगा, विस्थापन कम करेगा, तो लैम्डा का मान बढ़ेगा तो एक्स नॉट कम होगा, लैम्डा कम होगा तो एक्स नॉट बढ़ेगा। क्लियर है, ये कंडीशन है यहाँ से। अब इसी में दूसरी चीज देखो, हमने जैसे यहाँ पे क्या देखा, इतना तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को, अनुनादी आवृत्ति इस कंडीशन में, इसलिए इंपॉर्टेंट है हमारी क्रांतिक चालित आवृत्ति। अभी इसी केस में देखो, इसी में हम एक और चीज भी देखते हैं। बता दिया जाए अब, नहीं तो अपने को इतना बोर्ड छोटा पड़ेगा।
अभी ये वैल्यू अपन रखते हैं, बाकी मिटा दी है, ठीक है, ताकि अपने को कंपेयर करने में इजी रहेगा। हाँ, अब अपन दूसरी चीज़ क्या देखते हैं, अपन ने यहाँ पे क्या देखा कि अपन ने इस आयाम को क्या बोला, जब ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट पर अपने पास जो ये आयाम आया है इसको अपन ने क्या बोला है, अधिकतम आयाम बोला। क्लियर है? हमने फर्स्ट लाइन इसमें क्या लिखी कि यह विस्थापन आयाम का मान अधिकतम मान होता है। क्लियर है? इसका मतलब जब ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट होगा तो इस विस्थापन आयाम का मान हमारे पास अधिकतम होगा। ठीक है, अब एक्स नॉट के मैक्सिमम होने का मतलब क्या है, एक्स नॉट मैक्सिमम कब होता है, जब इसका ये जो डिनोमिनेटर है ये कैसा हो, मिनिमम हो। क्लियर है? हमने देखो वहां से कंडीशन हमने ये देखी, यहाँ से हम वापस ये लिख सकते हैं, अर्थात इसे केस में चल रहा है। ठीक है, नीचे हम क्या लिख सकते हैं, जो थ्योरी के अकॉर्डिंग हम ये देख सकते हैं कि अर्थात जब ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट हो, ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, एक्स नॉट मैक्सिमम होगा, अधिकतम विस्थापन होगा। ठीक है, एक्स नॉट के फॉर्मूला हमारे पास ये है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर आप एक्स नॉट को बता रहे हो मैक्सिमम, ये मैक्सिमम कब पॉसिबल है, जब इसका ये जो डिनोमिनेटर है ये मिनिमम हो। सिंपल सी बात है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ये तो मतलब होता है इसका मान जब न्यूनतम होगा तब ये अधिकतम होगा, इसका मान अगर अधिकतम हो गया तो ये न्यूनतम हो गया। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, अर्थात विस्थापन विस्थापन अधिकतम होने का अर्थ क्या है, ये हम ये बोले इसको डिनोमिनेटर लिख देती हूँ, समझ जाओगे ना। डिनोमिनेटर जैसे अंश होता है और हर होता है, हर को बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, तो विस्थापन अधिकतम होने का अर्थ है कि डिनोमिनेटर कैसा हो, मिनिमम हो, न्यूनतम हो। ठीक है, न्यूनतम होने का मतलब अर्थात यहाँ से देखेंगे नेक्स्ट, अर्थात ये वैल्यू पूरी मिनिमम कर दो। क्या वैल्यू आ रही है हमारे पास, 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर पावर 1/2। ये वैल्यू कैसी बता रहे हैं हम, मिनिमम हो। क्लियर है? ये है हमारे कहने का मतलब कि ये वैल्यू जब हमारे पास कैसी आ जाए, बिल्कुल मिनिमम आ जाए। क्लियर है? समझ में आ गया? ये मैक्सिमम होने का मतलब है ये वैल्यू हमारे पास मिनिमम हो जाए। ठीक है, अब हम क्या करें, अगर हम इसका दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देते हैं तो देखो अवकलन करने पर ये जो हमें इक्वेशन बनी कि ये वैल्यू मिनिमम, मिनिमम आप चाहो उस मिनिमम वैल्यू को कोई कांस्टेंट के बराबर मान लो, अभी तो हमें पता है नहीं कितना है क्या है मान, मिनिमम कोई कांस्टेंट मान के बराबर है। ठीक है, तो इसका अवकलन करने पर तो अपन डी अपॉन डी ओमेगा कर देते हैं इसका 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर 1/2। 1/2 पावर हटाते भी हो तो भी कोई फर्क नहीं, बराबर इधर क्या आ जाएगा, वैल्यू 0 के इक्वल। क्लियर है? आ जाएगा मान हमारे पास। अब इसका अवकलन कर दो ओमेगा के रेस्पेक्ट में, तो देखो क्या वैल्यू 1/2 का मतलब समझ में आ गया ना। यहीं पे दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर भी कर देते हैं, इसका स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास 1/2 हट जाएगा। ये कोई कांस्टेंट मान है, उसका स्क्वायर करो तो भी वो अवकलन होने पर तो वैल्यू हमारे पास 0 होनी ही है। ठीक है, यहाँ पर अब इसका अवकलन कर दो ओमेगा के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ देखो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 4r स्क्वायर ओमेगा का कितना हो जाएगा 2 ओमेगा प्लस पहले इस 2 का होगा तो 2 इंटू ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर और इंटू इस ओमेगा स्क्वायर का क्या हो जाएगा -2 ओमेगा इक्वल टू 0। क्लियर है? समझ में आ गया? अब यहाँ दोनों तरफ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 4 ओमेगा। अब देखो यहाँ पर भी आपके पास 4 ओमेगा आ रहा है, यहाँ पे भी मैक्सिमम हम 4 ओमेगा कॉमन ले सकते हैं। तो हम यहाँ से 4 ओमेगा कॉमन कर लेते हैं, तो हमारे पास मान क्या बच जाएगा, यहाँ हमारे पास बच जाएगा 2r स्क्वायर, 4 ओमेगा कॉमन बच गया तो 2r स्क्वायर। ठीक है, प्लस यहाँ पे ये हमारा 4 चला गया, ये वैल्यू हो जाएगी माइनस की, माइनस का हमारे पास क्या आ जाएगा ओमेगा, 4 ओमेगा चला गया तो माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। क्लियर है? इस
इसको भेज दो उधर जीरो के उधर, वैल्यू जीरो हो जाएगी, बच जाएगी ये इक्वेशन। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2r² इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, समझ में आएंगे ये भी। यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हो। तो ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस 2r²। ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस 2r²। और यहाँ से अगर हमें ओमेगा निकालना हो तो ओमेगा बराबर फाइनल हमें क्या मिल जाएगा, अंडर रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस 2r²। क्लियर है। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी आई है, कौन सी फ्रीक्वेंसी कहलाती है, ये कहलाती है अनुनादी आवृत्ति, जिसको हम कह रहे हैं। तो इस ओमेगा को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो ओमेगा आर से। आर का मतलब क्या है, यहाँ पे रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी के कारण हम इसे प्रेजेंट कर रहे हैं ओमेगा आर से। नोट कर लीजिए। लिख लिया। तो यहाँ से देखो हम ये क्या लिख सकते हैं, देखो ओमेगा की इस मान पर, ओमेगा के इस मान पर विस्थापन आयाम x0, विस्थापन आयाम x0 का मान अधिकतम प्राप्त होता है। विस्थापन आयाम x0 का मान अधिकतम प्राप्त होता है। यह आवृत्ति अनुनादी आवृत्ति रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहलाती है। यह आवृत्ति अनुनादी आवृत्ति, चाहो तो यहाँ पे केवल ओमेगा से इसको रिप्रेजेंट करता हूँ, हम आगे लिख देते हैं ओमेगा। ठीक है, तो ओमेगा के इस मान पर विस्थापन आयाम का मान अधिकतम प्राप्त होता है। यह आवृत्ति अनुनादी आवृत्ति कहलाती है। इसे ओमेगा आर से प्रदर्शित किया जाता है। इसे ओमेगा आर से प्रदर्शित किया जाता है। ओमेगा आर इक्वल टू क्या वैल्यू हो जाएगी, अंडर रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस 2r²। क्लियर है। क्या मिला है हमें, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, इसलिए हम इसको बोलते हैं अनुनादी आवृत्ति। अब यहाँ पे देखो r इक्वल टू आपने 2r इक्वल टू क्या लिया था, लैम्डा अपॉन m के इक्वल लिया था, मतलब कि r बराबर क्या मिल जाएगा, लैम्डा अपॉन 2m। ठीक है, यहाँ पर मान डाल दें तो ओमेगा r बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस 2 इंटू आर का स्क्वायर। तो इस आर का स्क्वायर कर दो, क्या वैल्यू हो जाएगी, लैम्डा स्क्वायर अपॉन में 4m²। क्लियर है। 2 से कैंसिल 2 टाइम्स, तो अपने पास वैल्यू क्या आ जाएगी, ओमेगा आर इक्वल टू बच जाएगा अंडर रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर अपॉन 2m²। ये मान भी हम इसका लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमने किस फॉर्म में लिख दिया, लैम्डा के फॉर्म में लिख दिया। अब यहाँ से भी आप क्या देख रहे हो कि जैसे जैसे यहाँ हमारे पास वैल्यू भी क्या आ रही है, माइनस लैम्डा स्क्वायर। देखो यहाँ पर भी जैसे जैसे लैम्डा का मान आपके पास कम होता जाएगा, लैम्डा का मान कम होने का मतलब क्या है, इसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा कम होगी, इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, ओमेगा नॉट का मान यहाँ पर बढ़ा है, तो जैसे जैसे लैम्डा का मान कम होता जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस का मान भी कैसा होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास इसका अंडर रूट करें तो ओमेगा आर का मान भी हमारे पास बढ़ेगा। इसका मतलब यहाँ से भी हम क्या लिख सकते हैं, देखो उपयुक्त समीकरण से स्पष्ट है, उपयुक्त समीकरण से स्पष्ट है कि अवमंदन लैम्डा का मान कम होने पर, अवमंदन लैम्डा का मान कम होने पर ओमेगा आर का मान बढ़ता है, ओमेगा आर का मान बढ़ता है तथा
अवमंदन गुणांक लैम्डा का मान बढ़ने पर ओमेगा आर का मान घटता है। अवमंदन गुणांक लैम्डा का मान बढ़ने पर ओमेगा आर का मान घटता है। क्लियर है? लैम्डा की वैल्यू यहाँ से भी दिख रहा है ना आपको भी, इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है। लैम्डा की वैल्यू जितनी कम आप कर दोगे इन दोनों का डिफरेंस उतना ही ज्यादा बड़ा हो जाएगा, मतलब ओमेगा आर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से भी इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये ओमेगा आर अपने पास क्या आ गया, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, अनुनादी आवृत्ति आ गई। क्लियर है? तो अभी हमने देखो दो केस पढ़ लिए। एक तो हमने पढ़ा जब ओमेगा क्या हो लेस देन ओमेगा नॉट से, या फिर दूसरे में पढ़ा कि ओमेगा बराबर हो ओमेगा नॉट के। अब देखो यहाँ पर हम जैसे अभी तक में दो केस पढ़ चुके हैं। ठीक है, इन दोनों केस से रिजल्ट निकला है, काम करो आप उसको कुछ ना कुछ नाम दो। जैसे हमारे पास हमने जब केस फर्स्ट पढ़ा था तो वहाँ पे हमारे पास फाइनल एक्स नॉट की वैल्यू क्या निकली थी, एफ नॉट, कैपिटल एफ नॉट अपॉन के निकला था, उसको आप नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1। और अभी यहाँ पर जो हमारे पास फाइनल वैल्यू निकली एफ नॉट अपॉन लैम्डा ओमेगा नॉट इंटू लैम्डा निकली जो वैल्यू, उसको आप नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, दोनों इक्वेशंस को नाम दे दो। पीछे जो हमने दोनों इक्वेशंस निकाली, दोनों इक्वेशंस को नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 1 और 2। ठीक है, तो हम क्योंकि यहाँ पे यूज करने वाले हैं, मैंने पहले नाम दिया नहीं, आप लोग कॉपी में लिख लेना उन दोनों इक्वेशंस को एक एक नाम। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, देखो फ्रॉम इक्वेशन, ये इसी में नेक्स्ट पॉइंट है, इसी केस में भी हम चल रहे हैं, लेकिन ये अगला पॉइंट डाल सकते हो आप इसको। ठीक है, देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या देख सकते हैं हम, देखो एक वैल्यू हमारे पास एक्स नॉट की वैल्यू हमारे पास एक तो कब आई है, जब हमने पढ़ा है ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट पर। ठीक है, और दूसरी हमारे पास एक्स नॉट की वैल्यू कब आई, जब हमने पढ़ा ओमेगा लेस देन ओमेगा नॉट पर। क्लियर है? इन दोनों की वैल्यू हमें क्या क्या मिली, तो इसमें हमें रिजल्ट क्या मिला अभी फाइनल, एफ नॉट अपॉन लैम्डा ओमेगा नॉट। ठीक है, और यहाँ पे फर्स्ट केस में रिजल्ट क्या मिला था, एफ नॉट अपॉन के। क्लियर है? दोनों वैल्यूज हमें यहाँ से मिल गई, तो यहाँ से आपको रिजल्ट क्या मिल जाएगा, एफ नॉट से एफ नॉट कैंसिल कर दो, क्या वैल्यू मिल जाएगी, के अपॉन लैम्डा ओमेगा नॉट। और ये वैल्यू क्या होती है हमारे पास, विस्थापन आयाम। इन दोनों का रेशियो हम इस फॉर्म में निकाल सकते हैं, विस्थापन आयाम बराबर क्या हो गया, के अपॉन लैम्डा इंटू ओमेगा नॉट। क्लियर है? इसलिए इतना, अब देखो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें, तो हमारे पास के अपॉन लैम्डा ओमेगा नॉट है, के बराबर क्या होता है, एम ओमेगा स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू डाल दो, एम ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन, ये वैल्यू है ही लैम्डा ओमेगा नॉट की इक्वल, यहाँ लिख लेना, क्योंकि के इक्वल टू क्या होता है, एम ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है? ओमेगा नॉट से ये कैंसिल, वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, एम इंटू ओमेगा नॉट अपॉन लैम्डा। क्लियर है? अब अपने पास देखो ये एम अपॉन लैम्डा, ये वैल्यू किसके इक्वल मानी थी अपन ने, टॉ बराबर, अपन ने 2r बराबर क्या पढ़ा था, लैम्डा अपॉन एम पढ़ा था। ठीक है, लैम्डा अपॉन एम, यहाँ पर अपने पास एम अपॉन लैम्डा आ रहा है, मतलब किसके बराबर आ रहा है, टॉ के इक्वल में आ रही है वैल्यू, टॉ
के इक्वल में आ रही है ना, यहाँ पे देख लो हमने क्या माना था, चूंकि 2r इक्वल टू 1/टो, ठीक है, ये इक्वल टू किसके आया था, लैम्डा अपॉन एम के, 1/टो बराबर था लैम्डा अपॉन एम, यहाँ मिल रहा है एम अपॉन लैम्डा, ये वैल्यू किसके, टो के बराबर हो जाएगी, तो टो इंटू ओमेगा नॉट, क्लियर है। और टो इंटू ओमेगा नॉट आप लोगों को ध्यान हो तो अभी लास्ट चैप्टर में हमने किसके इक्वल पढ़ा था, क्यू, क्वालिटी फैक्टर क्यू के इक्वल पढ़ा था, टो इंटू ओमेगा नॉट, तो ये वैल्यू आ जाएगी इंटू क्यू के इक्वल, ठीक है। ये एक्स नॉट हमारा जो विस्थापन आयाम है ये बराबर हो जाएगा क्यू, यहाँ क्यू क्या है, विशेषता गुणांक, क्वालिटी फैक्टर, विशेषता गुणांक क्यू, लिख लो। ठीक है, इसका मतलब इन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है, हमारे पास क्वालिटी फैक्टर क्यू के इक्वल आता है। तो लिखो इसमें स्पष्ट है, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट तथा ओमेगा वेरी वेरी लेस देन ओमेगा नॉट, ओमेगा वेरी वेरी लेस देन ओमेगा नॉट की आवृत्तियों प्राप्त विस्थापन आयामों का अनुपात, विस्थापन आयामों का अनुपात दौलित्र का विशेषता गुणांक निर्धारित करता है, दौलित्र का विशेषता गुणांक निर्धारित करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास दोनों का रेशियो किसके इक्वल आ गया, क्वालिटी फैक्टर क्यू के इक्वल आ गया। तो कभी अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए क्वालिटी फैक्टर क्यू पर, तो आप अभी यहाँ से बता सकते हो क्यू की वैल्यू डायरेक्ट, और इस पर क्वेश्चन आया हुआ है आप लोग के, अभी लेटेस्ट में भी आया हुआ है, करेंगे अभी अपन, ठीक है। तो क्यू किसके इक्वल टू आया, एक्स नॉट, दोनों रेशियो के इक्वल, ठीक है ना, यहाँ पे एक्स नॉट दोनों रेशियो के इक्वल है, ये शॉर्ट में पूरा लिखना है, ये एक्स नॉट डालो यहाँ से, मैं तो क्या वैल्यू है, एक्स नॉट ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट अपॉन एक्स नॉट ओमेगा वेरी वेरी लेस देन ओमेगा नॉट, तब ये रेशियो किसके इक्वल आया है, क्यू के इक्वल। और ये फॉर्मूला है हमारा इम्पोर्टेंट, टिक कर लेना। लिख लिया, अब चलते हैं केस थर्ड की तरफ। केस थर्ड, केस थर्ड लिखो, अतिचालित आवृत्ति, लिखो अतिचालित आवृत्ति, ठीक है, व्हेन ओमेगा वेरी वेरी ग्रेटर देन हो जाए ओमेगा नॉट की, व्हेन ओमेगा इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ओमेगा नॉट, क्लियर है। तब यहाँ से देखोगे आप वैल्यू एक्स इक्वल टू क्या मिल जाएगा अपने पास, अब देखो ओमेगा का मान यहाँ पे ज़्यादा होगा, ठीक है, तो इसका मतलब सिंपल सी वैल्यू, ये वैल्यू कैसे आ जाएगी अपने पास, नेगेटिव आ जाएगी, नेगेटिव लेकिन स्क्वायर है इस वजह से ये मान अपने पास कैसा बच जाएगा, पॉजिटिव भी बच जाएगा, प्लस यहाँ पर अपने पास क्या होगा, ये वाली वैल्यू कुछ ना कुछ बच जाएगी अपने पास, और इसका स्क्वायर की पावर 1/2, मतलब फाइनली अपने पास रिजल्ट क्या बच जाएगा, ओनली ओमेगा स्क्वायर, तो ये इक्वल टू हो जाएगा एफ नॉट अपॉन ओमेगा स्क्वायर, x इक्वल टू एफ नॉट अपॉन ओमेगा स्क्वायर। देखो अर्थात जैसे जैसे ओमेगा का मान बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे ओमेगा का मान ओमेगा नॉट की तुलना में बढ़ेगा, दोलन का आयाम कम होता जाएगा,
दोलन का आयाम कम होता जाएगा। ओमेगा का मान जैसे जैसे ओमेगा नॉट के कंपेयर में बढ़ेगा तो डिफरेंस क्या होगा, और भी ज़्यादा बड़ा होता जाएगा। ठीक है, तो आयाम जो होगा वो उतना ही ज़्यादा कम होता जाएगा। ये था अपना केस थर्ड। तो यहाँ से अपने पास तीनों कंडीशंस मिल गई है। अब इन तीनों में अपन एक ग्राफ देख लेते हैं कि तीनों को मिला करके अगर हमें ग्राफ प्लॉट करना हो तो कैसा होगा। तो यहाँ पे अपन ग्राफ देखेंगे इन तीनों कंडीशन के लिए। तो तीनों में ग्राफ किसमें, एक्स नॉट के रेस्पेक्ट में अपने वैल्यू देखी है, एक्स नॉट और ओमेगा नॉट में अपने देखा है। ठीक है, तो ग्राफ बनाओ, अच्छे से क्लियर क्लियर बनाना। यहाँ पे अपने लिया है एक्स नॉट, ठीक है, यहाँ पे अपने लिया है ओमेगा नॉट फ्रीक्वेंसी, एक्स नॉट और ओमेगा नॉट में। ठीक है, अब अपने पास देखो तीन पीक मिलेगी, तीन कंडीशन के लिए अपने को तीन अलग अलग पीक मिलेगी। अलग अलग पीक किस टाइप की होगी, देखो फर्स्ट पीक अपने को मिलेगी कुछ ऐसी, ठीक है, कुछ इस तरीके से। सेकेंड पीक अपने को मिलेगी यहीं से उठेगी, ये भी लगभग, लेकिन ये यहाँ से उठेगी। ठीक है, आगे जाकर के थोड़ी अलग होगी। पीछे जाके फिर ये दोनों बिल्कुल एक बॉर्डर की तरफ जाएगी। क्लियर है, कुछ इस तरीके से। और अपने पास जो थर्ड पीक मिलेगी, थर्ड पीक मिलेगी कुछ ऐसी। क्लियर है, तीनों पीक ऐसी। अब देखो यहाँ पे एक मिल रही है अपने पास बीच में इस कंडीशन पर, दूसरी मिल रही है पीक इस कंडीशन पर, और तीसरे की पीक मिल रही है यहाँ पर। क्लियर है, तीन अलग अलग कंडीशन के लिए मिली है। इन्हें अगर हम नाम दे देते हैं R1, R2 और ये R3, तीनों ओमेगा की अलग अलग वैल्यूज के लिए मिल रही है। ओमेगा की अलग अलग वैल्यू से मतलब यहाँ हमें कब मिल रहा है, जब ओमेगा लेस देन ओमेगा नॉट, ओमेगा की वैल्यू कैसी हो, यहाँ पर ओमेगा नॉट से कम होगी। क्लियर है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओमेगा की वैल्यू ग्रेटर देन ओमेगा नॉट से, और यहाँ पर ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट। यहाँ हम किसके लिए ग्राफ बना रहे हैं, ओमेगा नॉट पे बनाए, तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ ओमेगा नॉट से कम है, ये बीच वाली लाइन है, ये फिक्स ओमेगा नॉट पर, और यहाँ ओमेगा की वैल्यू इस ओमेगा नॉट से थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। क्लियर है, तो कुछ इस टाइप का हमें यहाँ पर ग्राफ मिलता है। ये वैल्यू हमें यहाँ मिलती है लगभग एफ नॉट अपॉन ए पर, ये मान हमें मिलता है। और ये तीनों पे किसको प्रदर्शित करते हैं, अलग अलग टाइप के जो तीन केस आपने पढ़े, इन तीनों को बना लो। ये फर्स्ट पे किसको प्रदर्शित कर रही है, अति अवमंदन, जो भी हमने थर्ड केस पढ़ा, अति अवमंदन। R3 किसको प्रदर्शित कर रहा है, थर्ड केस को, अति अवमंदन। R2 प्रदर्शित कर रहा है न्यून अवमंदन,
जो फर्स्ट केस था न्यू अवमंदन, ये प्रेषित कर रहे हैं शून्य अवमंदन। शून्य अवमंदन है हमारा फर्स्ट केस। फर्स्ट केस में हमने देखा था कि वहाँ पर हमारा अवमंदन पर डिपेंड नहीं हो रहा था, बल्कि थे, तो ये हमारा फर्स्ट केस जब अवमंदन वहाँ पे शून्य था। सेकेंड केस और ये थर्ड केस। बना लो। क्लियर है? समझ में आ गया? शून्य अवमंदन में क्यों कहा है? क्योंकि फर्स्ट केस में हमने देखा था किस पर डिपेंड कर रहा था, एफ नॉट अपॉन के इक्वल आया था कि बल नियतांक। ये बल नियतांक कौन सा? प्रत्यानयन बल का है। यहाँ पर अपने पास अवमंदन बल का कांस्टेंट लैम्डा नहीं आया, जबकि सेकंड थर्ड केस में मिला था। तो सेकंड केस में ये कि वो कौन सी कंडीशन थी? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वाली कंडीशन थी। तो वहाँ पर अवमंदन बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा और था, इसलिए न्यून अवमंदन। और थर्ड में तो अति अवमंदन हमारे पास वैल्यू आई है। फर्स्ट वाले में हमारे पास क्या आता है? शून्य अवमंदन। क्लियर है? तो एक आप लोगों को ध्यान में रखना ही है। बना लिया? एक क्वेश्चन लिखते हैं अभी। क्वेश्चन लिखो। एक क्वेश्चन अभी आपके लेटेस्ट किस में आया हुआ है? 2015 में और 2019 में आया हुआ है अभी क्वेश्चन। बस एक साल पहले आपका आया हुआ है। 2015 में आया था, फिर 2019 में और रिपीट हुआ है। बहुत छोटा सा इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन देखो न्यूमेरिकल इसलिए करवा रही हूँ ताकि आपको समझ में आए कि हमने जो पढ़ा है उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल अपना कैसे आएगा। तो देखो, एक प्रणोदित दोलक का एक दोलक का न्यून आवृत्ति पर विस्थापन आयाम एक प्रणोदित दोलक का न्यून आवृत्ति पर विस्थापन आयाम 0.01 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। अपने को क्या दिया हुआ है? विस्थापन दिया हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट इसमें मीटर में होगा, मीटर है। ठीक है। दूसरी अपन बात करें विस्थापन का आयाम, विस्थापन का आयाम 100 हर्ट्ज पर, ये आपको दे रखी है फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज पर 5 mm में दे रखा है। ठीक है, एक दे रखा है मीटर में, एक mm में हो जाती है। 5 mm हो जाता है। तो अपने को क्या क्या करना है? विशेषता गुणांक Q का मान ज्ञात कीजिए। अब करो, अभी अपने जो फॉर्मूला अभी अपने यूज में लिया था Q का, विशेषता गुणांक Q, उसको यूज करो। और बस 2 मिनट का क्वेश्चन है, करके देखो। एक प्रणोदित दोलक का न्यून आवृत्ति पर विस्थापन आयाम आपको दे रखा है, और विस्थापन आयाम का मान 100 हर्ट्ज पर कितना हो जाता है? 5 mm हो जाता है। तो विशेषता गुणांक, यहाँ पर आपको एक हिंट क्या दे रखा है? न्यून आवृत्ति पर। क्लियर है? न्यून आवृत्ति
इक्वल टू ओमेगा नॉट पर दे रखा है, ठीक है। न्यून आवृत्ति पर तो उसका आयाम कितना हो रहा है अपने पास 5 mm हो जाता है, और न्यून आवृत्ति पर वैल्यू अपने को दे रखी है 0.01 इंटू 10⁻²। ठीक है, तो किया किसी ने, आप लोगों ने आंसर भी नहीं दोगे आप लोग, चलो कोई बात नहीं। देखो गिवन वैल्यू क्या है यहाँ पे, अभी मैंने इसलिए कहा था कि आपको क्वेश्चन में हिंट दे दिया जाएगा, तो आप देख लो ये क्वेश्चन कोई पुराना नहीं है, अभी 2019 में आया हुआ है, और आपको अभी इसमें हिंट क्या दे दिया है, न्यून आवृत्ति पर। तो इसीलिए अगर ये केस हम नहीं पढ़ेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा कि न्यून आवृत्ति का मतलब क्या कहना चाह रहा है। तो पहली चीज़ आपको दे रखी न्यून आवृत्ति पर आपको एक्स नॉट, न्यून आवृत्ति मतलब व्हेन ओमेगा लेस देन ओमेगा नॉट, ये वाली कंडीशन थी। इस पर हमें वैल्यू कितनी दे रखी है 0.01 इंटू 10⁻² मीटर, क्लियर है। और दूसरा दे रखा है विस्थापन आयाम का मान 100 हर्ट्ज पर 5 mm हो जाता है, 100 हर्ट्ज पर 5 mm हो जाता है। इसका मतलब ये हमें वो कंडीशन दी जा रही है कि जब ओमेगा इक्वल टू हो जाता है ओमेगा नॉट के, मतलब एक्स नॉट कब हो जाता है ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट पर, ठीक है। कि विस्थापन का आयाम जो एक्स नॉट है ओमेगा नॉट के पे हो जाएगा, ओमेगा के इक्वल हो जाएगा, ओमेगा इसका मतलब 100 हर्ट्ज है अपने पास, ठीक है। तो ये कितना हो जाता है 5 mm। अब एक वैल्यू मीटर में है तो 5 mm को भी आप मीटर में चेंज कर दो, कितना हो जाएगा 5 इंटू 10⁻³ मीटर, ठीक है। mm से सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर से मीटर में चेंज कर दो बस। q बराबर हमने क्या किया था एक्स नॉट ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट पर अपॉन एक्स नॉट ओमेगा वेरी वेरी लेस देन ओमेगा नॉट पर, इसके बराबर हो जाएगा 5 इंटू 10⁻³ अपॉन में इसको कर लो आप, तो 0.1 है, इसको क्या लिख सकते हो 1 इंटू 10⁻⁴ की इक्वल वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁴ इक्वल टू कितना हो जाएगा -3 और 10 बच जाएगा, मतलब 50। इसकी वैल्यू आ गई एक्स नॉट, विस्थापन है तो मीटर में, सॉरी अपने पास तो क्यू का वैल्यू पूछ रहा है ना, ये तो क्यू पूछा है, क्यू आंसर। क्यू कैसी होती है विमाहीन राशि होती है, तो इसमें ओनली 50 वैल्यू आ जाएगी, क्लियर। तो समझ में आ गया, इस पे इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं, लेटेस्ट आपका आया हुआ था ये। ठीक है, समझ में आ गया, तो ये टॉपिक हो गया। अब अपन इसमें नेक्स्ट पढ़ते हैं, अपने को इस पे एक और डिपेंडेंसी पढ़नी है। ये तो अभी अपन ने किसकी डिपेंडेंसी पढ़ी थी, आपने हेडिंग क्या डाला था शुरू में, हमने देखा कि प्रणोदित दोलक का जो आयाम है उसका प्रणोदित बल की आवृत्ति पर डिपेंडेंसी देखी, उसके हमने 3 केस पढ़े, क्लियर है। तो हमने अभी एक्स नॉट और ओमेगा में रिलेशन देखा, एक्स नॉट ओमेगा में क्या क्या रिलेशन बन जाता है। अभी अपन नेक्स्ट किस में रिलेशन देखने वाले हैं, हेडिंग 2, हेडिंग 2 प्रणोदित दोलक की कला का, प्रणोदित दोलक की कला का प्रणोदित बल की आवृत्ति पर निर्भरता, प्रणोदित दोलक की कला का प्रणोदित बल की आवृत्ति पर निर्भरता, मतलब अपने से अब किस में रिलेशन पूछना चाह रही है, फाई में रिलेशन पूछ रहे हैं, ठीक है। कि फाई का किस पर निर्भरता देख रहे हैं, प्रणोदित दोलक की आवृत्ति पर, मतलब अब अपने को फाई में और ओमेगा में रिलेशन निकालना है, ठीक है। रिलेशन बिटवीन फाई एंड ओमेगा, क्लियर है। हेडिंग आप लोगों ने डालनी है, वही चीज है ये। अब इसमें केस फर्स्ट लो, ठीक है। सेम केस हमारे पास हो जाएंगे, केस फर्स्ट हमारे पास कौन सा आ जाएगा, न्यून चालित आवृत्ति, कौन सा न्यून चालित आवृत्ति, लो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी, लो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी, क्लियर है। कब होता है कंडीशन, जब
ओमेगा वेरी वेरी लेस देन क्या हो जाए, ओमेगा नॉट हो जाए। जब ओमेगा अपने पास क्या हो जाए, वेरी वेरी लेस देन ओमेगा नॉट हो जाए। क्लियर है। अब अपने को फाइव रिलेशन देखना है तो अपने को tan फाइव की वैल्यू देखनी पड़ेगी। tan फाइव बराबर क्या था अपने पास, यहाँ देखो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, tan फाइव इक्वल टू 2r ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। tan फाइव की वैल्यू 2r ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है, ये वैल्यू है। अब हमें रिलेशन देखने हैं यहाँ से, ठीक है। सबसे पहले हम इस कंडीशन में क्या देखते हैं, ओमेगा नॉट अपने पास ज़्यादा बड़ा है तो अपन क्या करें, यहाँ से ओमेगा नॉट कॉमन ले लेते हैं। ओमेगा नॉट कॉमन ले लो, देखो tan फाइव। ये फॉर्मूला अपने पास आप लोगों ने लिखना नहीं है, मैंने लिख लिया है मेरी सुविधा के लिए, ठीक है। आपके पास तो लिखा हुआ ही है। तो देखो केस है अपने पास ये, अपन क्या देखें, tan फाइव इक्वल टू 2r ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये वैल्यू है। बड़ा कौन है यहाँ पे, ओमेगा नॉट बड़ा है तो ओमेगा नॉट जो बड़ा होता है उसको अपन कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। तो उसको कॉमन कर लो तो देखो क्या वैल्यू बच जाएगी, 2r ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट अपॉन ओमेगा नॉट अपन ने कॉमन कर लिया है यहाँ से, ठीक है। ओमेगा नॉट स्क्वायर तो वैल्यू क्या बच गई, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर। क्लियर है। अब यहाँ पर देखो ओमेगा स्क्वायर तो क्या है, बहुत छोटा है ओमेगा नॉट के कंपेयर में। जब बहुत छोटी वैल्यू में बहुत बड़ी वैल्यू का डिवाइड किया जाता है तो वैल्यू कैसी हो जाती है, बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाती है। क्लियर है। और नेग्लिजिबल हो जाएगी इसका मतलब ये पूरा मान नेग्लिजिबल, और वन में से अगर आप नेग्लिजिबल एक तरह से अपन जीरो मान लें, ठीक है, 0 पॉइंट कुछ मान लो, तो वन में से उसको माइनस कर दो तो भी वैल्यू का क्या होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ये पूरा मान हमारे पास कैसे हो जाएगा, इंटू में 1 ही रह जाएगा, तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा, इसको हम मान लेंगे नेग्लिजिबल। क्लियर है। 1 में से कुछ भी माइनस करो, वैल्यू 1 की 1 रह जाएगी, 1 इंटू ओमेगा नॉट स्क्वायर, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 2r ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर tan फाइव। tan फाइव इक्वल टू 2r ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर। ये वैल्यू अपने पास आ रही है। क्लियर है। अब यहाँ पर इसका मान देखो तो यहाँ पर फिर से सेम कंडीशन लगेगी कि ओमेगा का मान कैसे ओमेगा नॉट के कंपेयर में बहुत छोटा है, ठीक है। ओमेगा नॉट का मान ओमेगा नॉट के कंपेयर में एक और बार वेरी ग्रेटर देन लगा दो या एक दो बार और लगा दो, इतना बड़ा मान होता है, ये लगा दो, ठीक है। तो ओमेगा नॉट ऑलरेडी ओमेगा से बहुत बड़ा है और यहाँ तो आप ओमेगा नॉट के स्क्वायर का डिवाइड कर रहे हो, तो किसी बहुत छोटी वैल्यू में आप एक बहुत बड़ी वैल्यू और उसके भी स्क्वायर का डिवाइड कर दो तो मतलब वैल्यू कुछ बचेगी नहीं, बिल्कुल ही 0.000 कुछ आ जाएगी। तो अपने पास यहाँ से एम्प्लाइज tan फाइव ऑलमोस्ट इक्वल टू कैसा आ जाएगा, 0। समझ में आ गया क्यों, ओमेगा का मान कम है, ओमेगा नॉट स्क्वायर बहुत बड़ा है और यहाँ पर ओमेगा नॉट स्क्वायर के भी स्क्वायर का ओमेगा नॉट के भी स्क्वायर का डिवाइड कर रहे हैं तो वैल्यू बिल्कुल ही छोटी सी आ जाएगी, ठीक है। tan फाइव की वैल्यू 0 होने का मतलब क्या है कि फाइव का मान इसका मतलब कितना रहा होगा, tan फाइव 0 कब आता है, tan फाइव इक्वल टू क्या हो, 0 डिग्री हो। इसका मतलब इस टाइम पर अपने पास जो कला कोण है वो कितना रहेगा, 0 डिग्री रहेगा कला कोण। लिख लीजिए, ठीक है। किन दोनों में ये मतलब अपन जो फोर्स लगा रहे हैं और उस फोर्स के कारण जो ऑसिलेशन हो रहा है, तो फोर्स और ऑसिलेशन के बीच का एंगल ये कितना हो रहा है, 0 डिग्री हो रहा है। मतलब अभी तक जिस डायरेक्शन में वो ऑसिलेटर है उस डायरेक्शन में ही एक तरीके से अपन क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। जैसे अगर ऑसिलेटर इधर जाना है और अपन फोर्स भी इधर ही लगा रहे हैं तो ये वाली कंडीशन, ये दोनों, ठीक है। ये ऑसिलेटर है, फोर्स भी अपन इसी के पीछे लगा रहे हैं, ये कंडीशन है 0 डिग्री। देखो अर्थात न्यून चालित आवृत्ति की स्थिति में, अर्थात न्यून चालित आवृत्ति की स्थिति में चालित आवर्ती दोलक के लिए, चालित आवर्ती दोलक के लिए विस्थापन एवं प्रणोदित बल की कला समान होती है। विस्थापन एवं प्रणोदित बल की कला समान होती है। क्लियर है, दोनों का फेज एंगल समान होगा, दोनों की मतलब कला कैसी होगी, समान होती है। समझ आ गया।
अब अपन पढ़ते हैं केस सेकेंड। केस सेकेंड अपना कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल वही वाला सेकेंड अपन ने कौन सा पढ़ा था, जैसे क्रांतिक चालित आवृत्ति का, तो केस सेकेंड डालो क्रांतिक चालित आवृत्ति। मतलब कि जब ओमेगा बराबर कैसे हो जाएगा, ओमेगा नॉट हो जाएगा। जब ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट हो, क्लियर है? यहाँ पे वैल्यू अपने पास क्या थी, 10 इक्वल टू है 2r ओमेगा अपॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, ये वैल्यू है अपने पास। इसका मतलब यहाँ से आप क्या देख रहे हो, ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट कर दो, दोनों का स्क्वायर माइनस मतलब वैल्यू क्या आ जाएगी 0, तो 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2r ओमेगा अपॉन 0, ठीक है। और अपॉन 0 होने का मतलब 10 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, ऑलमोस्ट इन्फिनिटी, ठीक है। और 10 का मान इन्फिनिटी किस पर आता है, जब फाई अपने पास कितना हो, π/2 के इक्वल है, मतलब कि अपने पास वैल्यू फाई इक्वल टू कितना होगा, इसका मतलब π/2 लिख लो। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, अर्थात क्रांतिक चालित आवृत्ति पर, अर्थात क्रांतिक चालित आवृत्ति पर प्रणोदित दोलक का विस्थापन, प्रणोदित दोलक का विस्थापन प्रणोदित बल से π/2 कला पीछे रहता है, प्रणोदित बल से π/2 कला पीछे रहता है, ठीक है। अपन पीछे रहने की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको ध्यान हो x नॉट इक्वल टू अपन ने जो फाइनल अपन कंपेयर वहां से कर रहे हैं, देखो चीजों को सब जगह से अपने दिमाग में जोड़ करके रखा करो। फाई का मतलब अपन यहाँ पे क्या देख रहे हैं, रिलेशन कि अपन कितना फोर्स लगा रहे हैं और उसके कारण उस ऑसिलेटर में और जो लगाने वाला फोर्स है उन दोनों में कितना कला कोण होता है, ठीक है। जैसे फर्स्ट में अपन ने क्या देखा कि इसका मतलब जिस डायरेक्शन में अपना ऑसिलेटर है उसी डायरेक्शन में अपन क्या लगा रहे हैं, पीछे से फोर्स भी लगा रहे हैं, ठीक है। तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 के इक्वल है। यहाँ अपन देख रहे हैं कि इन दोनों में फाई की वैल्यू कितनी आ रही है, π/2। फाई को आप यहाँ डालो, x बराबर अपन ने क्या सॉल्यूशन लिया था, x नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई, क्लियर है। फाई की वैल्यू आप यहाँ पे डालोगे तो आपके पास क्या आएगा, x नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास x इक्वल टू। तो ये मतलब होता है कि अपने पास कला कोण जो है वो π/2 क्या ले रहा है, पीछे ले रहा है, ठीक है। माइनस π/2 आ रहा है, इस वजह से अपन क्या कह सकते हैं, यहाँ पर कला कोण क्या रह जाएगा, प्रणोदित बल का विस्थापन और प्रणोदित बल इन दोनों में कला कोण कितने का हो जाएगा, π/2 कोण पीछे रह जाएगा। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि ये आपके पास ऑसिलेटर है, प्रणोदित दोलक है, ठीक है। और इस पे जो आप फोर्स लगा रहे हो, अब फोर्स पर इन दोनों में रिलेशन कितने का हो जाएगा, 90 का हो जाएगा। पहले इन दोनों में कितने का एंगल था, 0 का था, अब एंगल कितने का हो गया, 90 का हो गया। अब समझ में आ रहा है, ये अपना फोर्स था, फोर्स की डायरेक्शन क्या अपने को पता नहीं, वो डिपेंड करता है कि इन दोनों में एंगल कितने का बन रहा है, इस रिलेशन से इन दोनों में एंगल कितने का बन रहा है। तो फर्स्ट केस में दोनों में एंगल बन रहा था 0 डिग्री, मतलब ये दोनों सेम डायरेक्शन में थे। अब अपने पास केस सेकेंड में एंगल बन गया 90 डिग्री का, मतलब दोनों की कंडीशन है ये, क्लियर है। था अपना केस सेकेंड। थर्ड केस देखो, ठीक है। केस थर्ड लिखो, कौन सा बच गया, अति चालित आवृत्ति। देखो अति चालित आवृत्ति, हाई ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी, हाई ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी अर्थात कौन सी कंडीशन है, जब ओमेगा वेरी 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 ग्रेटर देन हो ओमेगा नॉट,
क्लियर है? जब ओमेगा अपने पास वेरी वेरी ग्रेटर देन कैसा ओमेगा नॉट है, तो इसका मतलब tan फाई इक्वल टू क्या वैल्यू है 2r ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है? ओमेगा का मान बड़ा है तो फिर से ओमेगा कॉमन ले लेते हैं, जैसे हमने केस फर्स्ट में किया था। सेकंड में तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, दोनों बराबर थे, अपने आप जीरो हो गए। फर्स्ट में जैसे ओमेगा नॉट बड़ा था, ओमेगा नॉट बाहर लिया था, अब ओमेगा बड़ा है, ओमेगा बाहर ले लो, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 2r ओमेगा अपॉन ओमेगा स्क्वायर कॉमन कर लो, तो वैल्यू क्या बच जाएगी ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ओमेगा से एक ओमेगा कैंसिल। क्लियर है? वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? अब यहाँ देखो, इसका मान आपके पास क्या आ रहा है, ये वैल्यू देखो, फिर से अपने पास ओमेगा का मान यहाँ पे क्या है, बहुत ज्यादा बड़ा है एज कम्पेयर टू ओमेगा नॉट। तो ओमेगा नॉट में आप बड़ी वैल्यू का डिवाइड करोगे तो वैल्यू आपके पास कैसी हो जाएगी, नेग्लिजिबल। इसको हम मान लेते हैं नगण्य। तो हमारे पास वैल्यू क्या बच गई, नगण्य का मतलब अगर हम जीरो माने तो जीरो माइनस वन मतलब माइनस का वन। तो हमारे पास ऊपर तो वैल्यू क्या बच गया 2r और अपॉन माइनस ओमेगा tan फाइव इक्वल टू क्या बच गई हमारे पास 2r अपॉन माइनस ओमेगा। क्लियर है? अब यहाँ पर हम फिर से देखें, वैल्यू हमारे पास जो भी है नेगेटिव आ रही है, लेकिन नेगेटिव में ओमेगा का मान हमारे पास कैसा है, बहुत ज्यादा बड़ा है। ठीक है, फिर यहाँ भी सेम वैल्यू है कि जब आप ओमेगा का डिवाइड किसमें कर रहे हो, ओमेगा बहुत बड़ी वैल्यू और बहुत बड़ी वैल्यू का अगर आप डिवाइड कर रहे हो, इसका मतलब आपके पास वैल्यू कैसे आ जाएगी, ऑलमोस्ट जीरो। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास tan फाइव ऑलमोस्ट कैसा आ जाएगा, जीरो। tan फाइव कैसा आ जाएगा, ऑलमोस्ट जीरो के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है? अब tan फाइव जीरो होने का मतलब क्या है, देखो tan फाइव जीरो होने का मतलब फाइव इक्वल टू tan इनवर्स जीरो, और tan इनवर्स जीरो की वैल्यू कब आती है, जब फाइव इक्वल टू कितना हो अपने पास, पाई हो। फाइव इक्वल टू कितना, पाई हो। टेबल आती होगी आपको साइन कॉस टेन थीटा, ठीक है, वहां से कंपेयर किया करो वैल्यूज को। तो tan फाइव इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास, जीरो। जीरो किस कंडीशन में आएगा, जब फाइव कितना हो, पाई हो। तो tan पाई की वैल्यू होती है एक्चुअली में जीरो। ऐसे समझ में नहीं है तो आप दूसरे तरीके से भी इसको देख सकते हो। देखो कभी ध्यान नहीं हो, tan है अपने पास, tan किसके इक्वल होता है, साइन फाइव अपॉन कॉस फाइव। ठीक है, साइन फाइव अपॉन कॉस फाइव के इक्वल। अब यहाँ पे अगर अपन इन दोनों की वैल्यू डालें, फाइव इक्वल टू पाई है, ठीक है, साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है अपने को पता है, साइन की वैल्यू पाई, टू पाई, थ्री पाई, साइन एन पाई कितना होता है, जीरो। जबकि कॉस की वैल्यू कैसी होती है, माइनस वन होती है। अपने पास सेम कंडीशन आ रहा है, जीरो अपॉन माइनस का वन। ये वैल्यू इसके कंपेयर में क्या है, बहुत छोटी, ऑलमोस्ट जीरो जैसी है, और ये वैल्यू कुछ माइनस के वन जैसी। इसका मतलब हमने जो एंगल निकाला है फाइव इक्वल टू पाई, सही निकाला है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि फाइव इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है? इसका मतलब हमारे पास ये जो x इक्वल टू एक्स निकाला ओमेगा टू माइनस फाइव, अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस पाई के इक्वल हो जाएगी। मतलब कि इन दोनों में अब कला कोण कितने का बन जाएगा, पाई का बन जाएगा। बना लो, लिख लो। क्लियर है? तो ये था अपने तीनों केस, किस पे रिलेटेड, जब अपन ने एंगल देखा फाइव में और ओमेगा में रिलेशन। पहले अपन ने किस में रिलेशन देखा, एक्स नोट में और ओमेगा में रिलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे रिलेशन। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि मैम ये सब आप क्यों करवा रहे हो, तो मैंने आपको न्यूमेरिकल दिखा दिया ना। अभी लेटेस्ट न्यूमेरिकल आया हुआ है 2019 में, आपका किस पे आ गया न्यूमेरिकल, क्यू फैक्टर में। अब देख लो था कितना सा, बिल्कुल एक मिनट का था अगर किसी को, लेकिन वो आएगा तभी जब किसी को फॉर्मूला याद होगा, अदरवाइज नहीं समझ सकते। तो अब अपन इन तीनों में भी ग्राफ देख लेते हैं।
अपन देखते हैं ग्राफ यहाँ पर किन दोनों के बीच में बनेगा। अब यहाँ पे बनेगा फाई और ओमेगा नॉट। पहले हमने एक्स नॉट ओमेगा नॉट में लिया था, अब यहाँ पर तो आप ले लो फाई कला कोण और यहाँ हम ले लेते हैं ओमेगा नॉट फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? ओमेगा ओमेगा में ले लो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ग्राफ कुछ कैसा मिलता है, देखो ये कंडीशन है। एक कंडीशन हमें मिलती है ये, ठीक है। ये कंडीशन हमें कब मिलती है, न्यून चालित के लिए, मतलब जब ओमेगा लेस देन था ओमेगा नॉट के लिए, तब हमें ग्राफ कौन सा मिला, ये वाला, कि वैल्यू इससे कम कम रहेगी। ये हमें मिलता है जब ओमेगा बराबर हो जाए ओमेगा नॉट पे, ठीक है। फिर जब ओमेगा की वैल्यू इस ओमेगा नॉट से ज़्यादा हो जाए, ओमेगा की वैल्यू ओमेगा नॉट से ज़्यादा हो जाए, तो हमें कंडीशन मिलेगी ये ऊपर की तरफ, ठीक है। ये कब मिलेगा, ओमेगा वेरी वेरी ग्रेटर देन हो ओमेगा नॉट, ठीक है। ये कंडीशन कब का है, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट। क्लियर, समझ में आ गया? अब आपको देखो ये तीनों केस, इसको हम थोड़ा इधर लिख लेते हैं, ओमेगा वेरी वेरी लेस देन ओमेगा नॉट का, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमें ये तीनों एंगल कब मिले, ये एंगल हमें मिल रहा है जब हमने ये कंडीशन, हमारे पास कौन सी है, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट। ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट पे क्या एंगल मिला था अपने को, पाई बाई 2 मिला था, ठीक है। स्टार्टिंग में जब ओमेगा लेस देन ओमेगा नॉट था तो एंगल कैसा मिला था, 0 मिला था। और यहाँ पर सबसे लास्ट थर्ड केस जो अपने को मिला है, इसमें अपने पास एंगल कितना मिला है, पाई की वैल्यू 0, पाई बाई 2 और पाई। इसका मतलब तीनों कंडीशंस देखो। अब आप ऐसे समझ सकते हो फिजिकली कि फोर्स और जो दोलक है हमारा ऑसिलेटर, इन दोनों में कुछ ये एंगल बन रहा है। पहले दोनों 0 डिग्री पे, फिर पाई पर आए, सॉरी पाई बाई 2 पर आया फोर्स, और उसके बाद पाई पर, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो ये इनमें डिस्प्लेसमेंट होता है, ये इनमें डिस्प्लेसमेंट होता है। अब समझ में आ रहा है, ये फाई इनके बीच में एंगल बन रहा है, कितना एंगल, 0 डिग्री, पाई बाई 2 एंड पाई। ये रिलेशन तीनों ये बता रहा है। ओमेगा की वैल्यू जब लेस देन, ये ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट पर था, यहाँ पर ओमेगा नॉट का मान क्या था, इस ओमेगा से ज़्यादा है, यहाँ पर इस ओमेगा से वैल्यू कैसे हो जाए, कम हो जाए। तो ये हमारे पास कंडीशन आ गई, ठीक है। ओमेगा नॉट बना लो ग्राफ। ये है, लिख भी सकते हो। ये आपकी कौन सी कंडीशन है, लो डैम्पिंग, और ये आपकी कौन सी कंडीशन है, हाई डैम्पिंग। क्लियर है? इतनी इंग्लिश चल जाएगी। लो डैम्पिंग, हाई डैम्पिंग, मतलब आपके पास है क्या, कम जो न्यून चालित आवृत्ति और ये अति चालित आवृत्ति के लिए, ठीक है। ये ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट किस पे आ रहा है, क्रिटिकल कंडीशन पे, ठीक है। तो ये आपका इसमें था रिलेशन, समझ में आ गया? या लिख सकते हो आप लास्ट में एक लाइन लिख लो, उपयुक्त आलेख से यह स्पष्ट है, या उपयुक्त ग्राफ से यह स्पष्ट है, यह स्पष्ट है कि कला कोण फाई का मान, कि कला कोण फाई का मान 0 से पाई तक परिवर्तित होता है, 0 से पाई तक परिवर्तित होता है। तथा प्रणोदित बल एवं दोलक के मध्य, प्रणोदित बल एवं दोलक के मध्य क्रमशः 0 डिग्री, पाई बाई 2 डिग्री तथा पाई डिग्री का कोण बनता है। 0 डिग्री, पाई बाई 2 डिग्री तथा पाई डिग्री का कोण बनता है। ये कंडीशन दोनों, ये ध्यान रखना हमेशा एग्जाम में भी, तो आपको ध्यान रहेगा ये 3 कंडीशन। क्लियर है? चलो अब अपन अपने नेक्स्ट क्लास में अपन करेंगे इसके बारे में, वो अपन एनर्जी देखेंगे। ये जो ड्राइवन ऑसिलेटर है इसकी एनर्जी, तो भाई ऑसिलेटर्स का जैसे बाकी पहले दोनों ऑसिलेटर्स में अपन पढ़ चुके हैं, सिंपल हार्मोनिक में या अवमंदित में। वही पहले अपन ने अवकल समीकरण देखी, उनका सॉल्यूशन देखा,
एनर्जी देखा, उनसे रिलेटेड चाहे आवर्तकाल है या क्वालिटी फैक्टर है, क्यू जो विशेषता गुणांक वगैरह, वही सारी चीज़ें यहाँ पर भी सेम हम करेंगे। ठीक है, तो ये लेकिन थोड़ा नॉर्मली सरल आवर्ती दोलक वगैरह हम ज़्यादा सुनते हैं, ये उतना ज़्यादा यूज़ में आता नहीं है, इसलिए हो सकता है आप लोगों में से कुछ ने पहले कभी पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो, तो इसलिए इसको थोड़ा अच्छे से ध्यान से समझना। ओके, इससे आगे डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।